हाय एवरीवन, वेलकम टू जेकेसीएसई। आज हमारी पॉलिटी की क्लास 2 है। किस चीज़ की? करंट अफेयर की है। हमारे जो आने वाला प्रीलिम्स है 17 नवंबर में, उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें बता देता हूँ कि बहुत सारे र्यूमर्स और बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं। लोग बोल रहे हैं पेपर आगे जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन वाला इशू पॉसिबल है, एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन पीएससी जो है वो 17 के साथ ही चल रही है। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी 17 के साथ चलें। अगर हम जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं हमारे बीच में, उनको तो मिल जाएगी एज रिलैक्सेशन, तो ठीक है। नहीं मिलेगी, अगर आप इस टाइम एलिजिबल हो तो आप उस पर फोकस करो एग्ज़ाम पे। लेकिन जो लोग उस एज रिलैक्सेशन वाले से बाहर हैं, तो एटलीस्ट प्लीज़ आप अपनी इस टाइम पढ़ाई पे फोकस करें और कोशिश करें कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इस टाइम अगर डाइवर्ट रह गए ना हम, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल टाइम है। ये मैटर नहीं करता साल भर कितना पढ़ा है, ये 20-30 दिन बहुत मैटर करते हैं इस टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, स्पेशल पैकेजेस। ये मेन स्पेसिफिक है, इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। लेट्स मूव। सेकंड टॉपिक, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज। इसमें कुछ छोटे से पॉइंटर्स है, वो बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो हमारा लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था वो 1880 में स्टार्ट हुआ था। किसकी? म्यूनसिपैलिटीज़ की ऑडिटिंग के लिए हुआ था। ठीक है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ये आपको पता है। 73rd जो है वो पंचायत के रिलेटेड है, और 74th जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के रिलेटेड है। ठीक है। पंचायत जो है वो पार्ट 9 में आते हैं, 11 शेड्यूल में, और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो पार्ट 9A में 12 शेड्यूल में आते हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पॉलिटी की बुक से आप ये पढ़ें, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता हूँ। हमें टाइम भी सेव करना है और साथ में देखना है कि करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने रेफरेंस आए वो हम पढ़ लें। तो आपको ये म्यूनसिपैलिटी का टॉपिक पढ़ना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक एप्लीकेशन डेवलप की थी, ऑडिट ऑनलाइन। तो ऑब्वियसली ऑडिटिंग के रिलेटेड थी। उसको अवार्ड मिला था, द वर्ल्ड सबमिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2023। कहाँ पे मिला था? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिनेवा में। ठीक है। कुछ आर्टिकल्स हैं, ये हम देख लेते हैं। ये आपने पढ़ने हैं पंचायत वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ से भी देख लेते हैं। आर्टिकल 243G। ठीक है, आर्टिकल 243G ये कहता है कि हमें जो पावर है, डेवल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़, तो हमें जो पावर है वो लोकल बॉडीज़ को देनी है, अपनी पावर्स बांट के वहाँ पे लोकल बॉडीज़ तक देनी है। आर्टिकल 243J और आर्टिकल 243Z, ये दोनों आर्टिकल जो है वो बात एक करते हैं। बस 243 जो है वो म्यूनसिपैलिटी के बारे में बात करता है, और 243J जो है वो पंचायत के बारे में बात करता है। बोलता क्या है? ये कहता है कि स्टेट जो है वो प्रोविज़न बना सकती है कि किस तरीके से हम जो पंचायत हैं उसके अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे और उनकी ऑडिटिंग करेंगे। सेम बात 243J में बोलता है, ये म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड है कि किस तरीके से हम उसके अकाउंट मेंटेन करेंगे और ऑडिट करेंगे। यहाँ कैग का रेफरेंस था, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैग आप पढ़ लें। बैक टू विलेज प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में था। हम ऑफिसर्स को भेज रहे थे पंचायत वगैरह में, ताकि हम लोगों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह बढ़ा सकें। आपको ये याद रखना है कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये किसकी है? WHO की है। प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करता है। ऑब्वियसली प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहा है, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेगा। तो ये कहता है कि हमें कम्युनिटीज़ तक जो है सर्विसेज को डिसेंट्रलाइज करके ले जाना चाहिए, ताकि उन हेल्थ केयर का एक्सेस मिले कम्युनिटीज़ को। अटल भूजल योजना, ये किस चीज़ के रिलेटेड है? कम्युनिटी लेड सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो वो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के रिलेटेड है, लेकिन हम इसमें बोलते हैं कि कम्युनिटी जो है वो एफर्ट लगाएंगी ताकि हम सस्टेनेबली जो ग्राउंड वाटर जो है उसको मैनेज कर सकें। लेट्स मूव। नेक्स्ट टॉपिक सीबीआई के रिलेटेड है। कंटेक्स्ट हम देखते हैं, उससे पहले जो है सीबीआई के रिलेटेड देखते हैं। 1963 में ये बनी थी। किस कमेटी ने इसका जो था वो रिकमेंडेशन दी थी बनाने के लिए? संथनाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये कमेटी का नाम आप याद रखेंगे, संथनाम कमेटी। 1963 में बनी थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी है? ये नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो किस एक्ट के अंदर है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। दिल्ली पुलिस
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर इसको बनाया गया है, उसके अंदर इसको गवर्न किया जाता है। ऑब्वियसली क्या काम है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक है। वो आगे देखते हैं हम और क्या है। मोटो इसका क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हेड कौन करता है इसको, डायरेक्टर हेड करता है। तो बहुत सारे स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो मतलब पुलिस के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हेड इसको डायरेक्टर करता है और इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट करती है तो वो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन में करती है। तो वो उस कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लोकपाल एक्ट 2014 आया था, तो उसमें बोला था कि ये कमेटी बनेगी, इसमें ये लोग होंगे, ये लोग मिलकर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देंगे, उसके बाद जिस बंदे के लिए देंगे उस बंदे को आप डायरेक्टर बनाओगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 2021 में प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस लाए थे, तो उसने क्या किया था, जो टेन्योर था डायरेक्टर जो सीबीआई का था कि कितनी देर ऑफिस में रहेगा, और ईडी वाले डायरेक्टर का, तो उसने वो 5 साल कर दिया था। कितने सालों से कर दिया, 2 साल से कम करके, ज़्यादा करके 5 साल कर दिया था। अब कौन कौन किस्म, किस किस टाइप के केसेस जो है उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। करप्शन के केसेस हो गए, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, स्पेशल क्राइम्स हो गए, ठीक है, और सुओ मोटो ये कर सकती है, खुद से ये कर सकती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी सीबीआई को किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उसको कंसेंट लेनी पड़ती है स्टेट की। तो 2 किस्म की कंसेंट है, एक जनरल होगी, एक स्पेसिफिक होगी। जब उनको जनरल कंसेंट मिलती है तो उनको हर बार जो है कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है हर केस के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक जब कंसेंट देनी होती है तो सीबीआई अप्लाई करती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो भी केस होगा उसके लिए अप्लाई करेगी कि इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना है। जब वो इन्वेस्टिगेट इसकी ये जनरल या फिर स्पेसिफिक पावर दे देंगे तो फिर ये सीबीआई के पास पावर आ जाएगी कि वो स्टेट पुलिस जैसी पावर रख सकती है। अच्छा, सेक्शन 6 जो था इस डीएसपी एक्ट जो था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो था, इसकी सेक्शन 6 क्या कहती है, ये स्टेट गवर्नमेंट को ताकत देती है, पावर देती है कि वो चाहे तो कंसेंट दे सीबीआई ऑफिसर को या फिर ना दे। लेट्स मूव। अच्छा, इसका कंटेक्स्ट था, कंटेक्स्ट यही था कि सेंटर जो थी वेस्ट बंगाल में अपनी सीबीआई को भेज रही थी स्टेट को सरपास करके। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये हुआ, इसमें उनने ये की थी, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर किया था, 131। तो 131 क्या कहता है, 131 कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, एक तरफ सेंटर दूसरी तरफ कोई एक स्टेट, या एक तरफ सेंटर दूसरी तरफ बहुत सारी स्टेट, या फिर एक तरफ सेंटर और कुछ स्टेट्स और दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स, ठीक है। इनका कोई भी डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। तो इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब सिर्फ इसके पास पावर है ऐसे केस जो है सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको हैंडल करने की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ इसके पास पावर है ओरिजिनल। लेट्स मूव। यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस का थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन वगैरह दिया है। इसमें मेन स्पेसिफिक ज़्यादा है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ी बहुत ही चीज़ें हमें जाननी चाहिए। एक ये देख लेना, बेस्टिल डे जो है 14 जून को बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो जो लोग थे, एक बेस्टिल जो थी वो एक प्रिजन था, एक जेल थी, तो उसको तोड़ के वहाँ से उन लोगों को निकाला था लोगों ने। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था, तो उस दिन को नेशनल डे ऑफ फ्रांस कहा जाता है, बेस्टिल डे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। कुछ और इम्पोर्टेंट, टीपू सुल्तान ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर कर होके एक ट्री ऑफ लिबर्टी जो है अपनी कैपिटल में श्रिंगापट्टनम में प्लांट किया था। तो उसने खुद को बोला था सिटीजन टीपू। अच्छा, दोनों कंट्रीज़ के जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडल्स हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, ठीक है। दोनों कंट्री में बाई कैमरल पार्लियामेंट है, मतलब 2 हाउस है, एक लोकसभा जैसे हमारा एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। नीचे लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को जो है हम राज्यसभा कहते हैं। वैसे उनके भी 2 हाउस हैं अपने अपने। अच्छा, हम दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं।
वहाँ के प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट का टेन्योर सेम होता है 5 साल। हमारे प्रेसिडेंट की कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी मर्जी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, वहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का ही है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है, वहाँ पे जो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। लेट्स मूव, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैबिनेट कमेटीज। अब यूनियन ने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं 8 कैबिनेट कमेटीज। तो कैबिनेट कमेटीज क्या है? कुछ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट कमेटीज बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? जैसे उनको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट लगती है उस तरीके से बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए। तो कमेटीज बनाएंगे मिनिस्टर्स को, और आगे पीछे लोगों को डिवाइड करके मतलब बांट देंगे कि आप स्पेशल एरिया पे फोकस करो। कैबिनेट कमेटी ऑब्वियसली कैबिनेट के मेंबर होंगे। ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो जो रूल ऑफ हाउसेज है उसके थ्रू बनी है। तो ट्रांसलेशन ऑफ द बिजनेस रूल 1961 के थ्रू बनती है, प्राइम मिनिस्टर इनको सेट करता है। अब कुछ कमेटीज देखते हैं। एक अकोमोडेशन कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, अकोमोडेशन, इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड। अब ये कैसे याद रखना है कि इसको कौन चेयर करता है? इतनी 8 कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर वाली कमेटी है, ये वाली, इसको होम मिनिस्टर हेड करता है। ठीक है, कौन करता है? होम मिनिस्टर हेड करता है। बाकी सारी कमेटीज को प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ठीक है, इजी। लेट्स मूव। मेंस का है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लेकिन आप जान लो क्या होता है। ऑब्वियसली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को अडर करोगे, उन पे उनको फॉलो करोगे, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होगी। आपको बस ये याद रखना है, कृष्णामूर्ति केस, जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस, नवतेज सिंह जोहर केस 2018 का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रिलेटेड था। इसमें आप ये याद रखेंगे कि नवतेज सिंह जोहर केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई थी कि वो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज इम्पोर्टेंट देन द सोसाइटल मोरालिटी, और उसमें सेक्शन 377 की बात की थी। अब सेक्शन 377 क्या है? सेक्शन 377 जो है वो क्रिमिनलाइज करता है कंसेक्सुअल सेक्सुअल कंडक्ट बिटवीन द अडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ ही जाएंगे। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं नीति आयोग होता क्या है। पहले कंटेक्स्ट समझा देता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि जो नीति आयोग है उसकी टर्म जो है वो जितनी देर यूनियन गवर्नमेंट रहती है उतनी ही होती है, तो इट इज को टर्मिनस। ठीक है, तो गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के साथ उसकी टर्म एसोसिएटेड होती है, जितनी देर यूनियन गवर्नमेंट है उतनी देर आयोग भी है। बारिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ होता है, इसकी सेम नहीं है, लेकिन आयोग की जो टर्म है वो गवर्नमेंट के साथ है। तो अब यही है कि अब गवर्नमेंट नहीं आई थी, पिछली वाली आयोग की जो थी आपकी टेन्योर खत्म हो गया था, तो अब वो वापस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वापस उसके मेंबर लेंगे। नीति आयोग की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आयोग, नीति आयोग। अब ये क्या है? ये गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, मतलब एक बॉडी है गवर्नमेंट ने बनाई है जो गवर्नमेंट को हेल्प करती है बहुत सारी जगह में, गवर्नमेंट को अपने इनपुट्स देती है। तो ये है। ये कब बनी थी? 2015 में बनी थी। कैसे बनी थी? कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन लाया था। तो इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इट इज़ नॉट इवन अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एक आया था यूनियन कैबिनेट के। किसको रिप्लेस किया था इसने? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। अब देखते हैं कि आयोग की कंपोजिशन क्या है। तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके। अब उसकी एक गवर्निंग बॉडी काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल होती है। अब इसके मेंबर्स देख लेते हैं गवर्निंग काउंसिल के कौन कौन से होते हैं। पहला तो ये एक चेयरपर्सन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं, और इनका जो रैंक होता है ऑलमोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, काउंसिल के मेंबर्स देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर सारी स्टेट्स के और उन यूटीज़ के जहाँ पे लेजिस्लेचर है। ठीक है, जिन यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो होते हैं। कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर? 4। कौन होते हैं ये यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं। कौन इनको नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के वो होते हैं।
कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। स्पेशल इनवाइटीज कौन होते हैं? कुछ ऐसे एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट जिनको रेलिवेंट डोमेन नॉलेज है, और इनको कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो सीईओ है वो भी कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उनको एक फिक्स टेन्योर दिया जाता है और उनका जो रैंक है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको क्या मैंडेट दिया है, क्या काम करना है? पहला तो ये है कि जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको इंडिया में अडॉप्ट करना है और मॉनिटर करना है कि उस पर हम कैसा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आपने स्टेट्स और यूटीज़ के बीच में एक कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लाना है, उसको प्रमोट करना है, ठीक है। ये कुछ इनिशिएटिव हैं, ठीक है। रीजनल और सेक्टर वाइज इंटरवेंशन जो नीति आयोग की थी, नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट, साथ ही सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। लेट्स मूव आर्टिकल 341, ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, तो इसका कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट जो है वो जो प्रेसिडेंट लिस्ट पब्लिश करते हैं आर्टिकल 361 के अंदर, जिसमें वो SC बताते हैं कौन होंगे, उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है, ठीक है। कंटेक्स्ट ये है कि बिहार जो है, बिहार गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उसने बोला कि EWS कम्युनिटी को भी हम SC लिस्ट में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, 341 के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो 341 बोलता क्या है? 341 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो डेजिग्नेट कर सकता है, वो बता सकता है कि कुछ सर्टेन ग्रुप्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, फॉर या तो किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बताता है कि शेड्यूल कास्ट कौन है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के लिए भी बताता है और स्टेट्स के लिए भी बताता है। जब वो स्टेट्स के लिए बताता है तो उससे पहले वो कंसल्ट करता है किसको? गवर्नर को, ठीक है। एक और चीज़, पार्लियामेंट जो है वो लॉ के थ्रू या तो ये जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको लिस्ट में से एक्सक्लूड कर सकता है या फिर इंक्लूड कर सकता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। उसके बाद प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल पास्ड बाय द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो है, अगर उसके पास कोई स्टेट बिल जाता है तो उसकी क्या पावर है, और जो गवर्नर है उसके पास क्या पावर्स हैं, ठीक है। वो देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे यही है कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल भेजा था प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया। देखो, आर्टिकल 200 जो है 200, वो कहता है कि गवर्नर के पास पावर है, ठीक है, कि वो जो पावर रिगार्डिंग द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब उसके पास पावर क्या है वो देखते हैं, कि पावर ये है कि गवर्नर जो है वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकता है। किस लिए कर सकता है? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो अगर गवर्नर को लगता है कि ये बिल जो है इसको प्रेसिडेंट देखना चाहिए एक बार, कि ये ठीक है नहीं है, इसको आपने क्या क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है वो रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए कि आप इस पर कंसिडरेशन करो, ठीक है। उसके बाद अगर एक बार गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास दे दिया तो फिर गवर्नर का उस पर कोई रोल नहीं रहेगा, फिर वो प्रेसिडेंट पे ही रहेगा कि वो बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट असेंट और रिफ्यूजल जो है, एनेक्टमेंट ऑफ द रिजर्व बिल डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट असेंट और रिफ्यूजल। तो गवर्नर का उसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को बोलता है कि आप बिल को रिटर्न करो, या तो गवर्नर बिल पास कर देगा या फिर रिजेक्ट कर देगा, या फिर वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेगा कि स्टेट असेंबली को वापस दो रिकन्सिडर करने के लिए एक बार, ताकि आप अगर आप इसमें चाहो तो अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट करता है गवर्नर को कि बिल को वापस भेजो रिकन्सिडर करने के लिए, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिकन्सिडर करना पड़ता है और वापस प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिकन्सिडर करके, अगर लेट इट हम सोचें कि अभी गवर्नर ने रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा है, तो गवर्नर ने अपने तौर में जो है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दिया है। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर भी उसको पास कर दे, ठीक है, चाहे अमेंडमेंट करे या नहीं करे, तो गवर्नर को उसको असेंट देनी ही पड़ती है। लेकिन ये चीज़ प्रेसिडेंट के साथ नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट
टू द रिकंसिडर्ड बिल। यहाँ तक आई थिंक वी आर क्लियर। अब देखते हैं कि गवर्नर की क्या पावर है स्टेट में, स्टेट बिल के रिलेटेड। तो एक बार जो है, अगर कोई बिल दोनों हाउस से पास होके या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर के पास चार ऑप्शन है। या तो वो अपनी असेंट दे दे, ठीक है, तो राजी हो जाए, बिल को जो है पास कर देंगे। या फिर वो विदहोल्ड कर दे, मतलब रिजेक्ट ही हो जाएगा इफेक्टिवली। या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसको बिल को वापस पास कर देते हैं, तो गवर्नर को उसको असेंट देनी ही पड़ती है, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। प्रेसिडेंट जो वीटो है स्टेट बिल के रिलेटेड, वो आर्टिकल 201 के अंदर है। ये एक नई जजमेंट थी, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो हम ये वाली देखते हैं। शमशेर सिंह केस 1974। तो इसमें यही बोला है कि जब बिल जो है वो आपने गवर्नर जो है वो होल्ड करते हैं बिल को, ठीक है, उसकी असेंट होल्ड करते हैं या फिर उसको रिटर्न करते हैं वापस, तो वो उनकी डिस्क्रिशन नहीं है। उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगी ना कि वापस करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है, विदहोल्ड करना है या वापस करना है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे, खुद से नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसने बोला कि स्टेट के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं मिनरल राइट्स पे। ठीक है, स्टेट के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं मिनरल राइट्स में। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि जो स्टेट लिस्ट दी हुई है, ठीक है, किसमें 7th शेड्यूल में, ठीक है, उसमें 3 लिस्ट हैं। ठीक है, एक कौन सी है, यूनियन, एक स्टेट, एक कंकरेंट। ठीक है, तो बाकी जो इन तीनों में नहीं आते वो रेजिडरी में आते हैं। रेजिडरी पावर जो है वो किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है, यानी यूनियन के पास होती है। ठीक है, तो जो टैक्स आप मिनरल राइट्स पे टैक्स लगा सकते हो वो स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, ये बात हम यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हुआ क्या कि जो पार्लियामेंट था वो MMTRA एक्ट जो है 1957, उसके थ्रू जो है वो इसकी पावर को लिमिट कर रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू टैक्स माइनिंग लैंड इज नॉट लिमिटेड बाय द पार्लियामेंट्स MMRDA 1957। ठीक है, तो आप उसको लिमिट नहीं कर सकते हो। अब इसमें क्या कर सकती है, तो इसमें यही चीज़ बोला कि जो पावर है ये सेकंड लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है मतलब, तो पार्लियामेंट जो है वो अपनी रेजिडरी पावर नहीं यूज़ कर सकती इसके लिए। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट के ये पास पावर है कि वो कुछ लिमिटेशंस लगा सकती हैं। ठीक है, वो कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है मिनरल टैक्सेशन पे। ठीक है, अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें इसके बारे में बात किया हुआ है मिनरल्स के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो सिर्फ रेगुलेटरी है और कोई टैक्सिंग अथॉरिटी के बारे में भी बात नहीं करता कि टैक्स लगाएगा कौन। जो लैंड है वो भी शेड्यूल लिस्ट 2 में है, जो स्टेट लिस्ट है। तो लैंड किस में, स्टेट लिस्ट में है। अच्छा, जो MMDRA एक्ट जो है 1957 का, वो जो है वो किस रिलेटेड है, कि माइनिंग सेक्टर के रिलेटेड है, कि उसको किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, और वो लाइसेंस देता है। ठीक है, लाइसेंस देता है। अब 2023 में अमेंडमेंट हुई है, तो उसमें उसने क्या किया है, उसने अमेंडमेंट ने ये ऐड किया कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और डीप सीटेड फॉर सॉरी उसने ये चीज़ बोली है कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने पड़ेंगे डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल के लिए। तो कौन सा लाइसेंस लगेगा, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, किसके लिए, डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। साथ में उसने ये चीज़ बोली कि ऑक्शन जो है वो सेंटर करेगा, और जो माइनिंग लीज है, ठीक है, या फिर कंपोजिट लाइसेंस है, वो स्टेट देगी। ठीक है, प्लस उसने कुछ जो मिनरल्स हैं वो लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल से हटाए हैं, लिथियम, बेरिलियम और टाइटेनियम। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्राइब्यूनल। तो अब ये देखते हैं क्या है। कंटेक्स्ट यही है, आपको पता है कि असम में जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स बने उसी के बारे में बात है। तो ये क्वाज़ी जुडिशल बॉडीज़ हैं। ये किसके अंदर बनी थी, फॉरेन ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अंदर बनी थी।
किसने बनाई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है, जो फॉरेन एक्ट 1946 है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये एक्ट है, इसके अंदर ये ऑर्डर निकाला था, ठीक है। किसने निकाला था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था। इससे क्या बना था? फॉरेन ट्रिब्यूनल बने थे। ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज हैं, इसके पास पावर है सिविल कोर्ट की, ठीक है। अब ये क्या बोलता है इसमें? ये चीज़ है कि जब तक इसके पास पावर है कि ये किसी बंदे को भी फॉरेनर डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है किसी बंदे को फॉरेनर डिक्लेयर कर सकता है। ऑब्वियसली किसी को भी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उठ के मुझे या आपको बोल दे। कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी उसी के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। कोई इशू चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। अब मसला ये है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, तो इसमें असम का हम बताते हैं कि कौन, इसमें हम ये बताते हैं कि कौन इंडिया को बिलोंग करता है या कौन बाहर से आया है, तो उसमें कट ऑफ डेट्स वगैरह हैं, ठीक है। इसमें आपको अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो असम में ये कहा जाता है कि वही ऑब्वियसली अगर आप एनआरसी के अंदर क्या कहते हैं, एनआरसी से निकलते हो, कि मतलब आप, नाम से पता चल रहा है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो अगर आप इसके अंदर नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं आप सिटीजन नहीं हो कंट्री के, ठीक है। वो जो है वो सिर्फ तभी डिसाइड होगा जब फॉरेनर फॉरेनर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। ओनली द फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैव द पावर टू डिक्लेयर अ पर्सन एज अ फॉरेनर, ठीक है। Thus, being excluded from the National Register of Citizens in Assam does not automatically classify a person as foreigner. Obviously, यही हो गया कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के पास ही पावर है, किसी बंदे को वो फॉरेनर डिक्लेयर कर सकता है। अगर आप एनआरसी के अंदर नहीं आते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली फॉरेनर हो गए हो, ठीक है। तो वो डिसाइड तो कौन करेगा? फॉरेनर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। तो सिविल कोर्ट की पावर है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं किसके अंदर बना था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, उसके अंदर बना था। ऑब्वियसली क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस देना है लोगों को, उसके रिलेटेड ही है। तो क्या काम क्या है कि ये जो लोग कंप्लेंट करते हैं, ठीक है, जो भी ये कंप्लेंट जो है ये रिसीव करती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करती है? इंक्वायर करती है। मतलब कोई इसको कंप्लेंट्स आएगी तो उन कंप्लेंट के लिए ये इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। कंपोजिशन जो है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते। तो एक सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 या फिर 10 से कम इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन में करता है? एक कमेटी की रिकमेंडेशन में करता है। उस कमेटी में कौन कौन आता है? एक आ गया प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होता है कमेटी का, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। टेनर कितना होता है? कितने साल के लिए रहते हैं? 3 साल के लिए रहते हैं। कौन? दोनों, सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर 3 साल के लिए रहते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स, बस आप ये याद रखें। कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा कि कहीं जगह पे गवर्नमेंट ने या फिर किसी किसी के साथ जुड़ के एक जगह पे, जैसे दुकानें कुछ होती हैं, कुछ खोली होती हैं, ऑफिस खोले होते हैं बेसिकली। उस ऑफिस में आप जाके अपने आधार कार्ड का भी काम करवाते हो, ठीक है, कुछ अपडेट करवाना है या कुछ और करवाना है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके अपना पैन कार्ड का भी करवाते हो, ठीक है। आपको आईटीआर फाइल करना होता है, बिल पे करने होते हैं। ये सब काम करते हैं गवर्नमेंट ने कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स खोल के रखे हैं, उन्हीं को बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स। अब कॉमन सर्विस सेंटर की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनी है, मतलब एक एक इनने बॉडी बनाई है एक, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका काम क्या होगा कि वो मॉनिटर करेगा कि कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है वो किस तरीके से चल रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, उसके ये चीज़ है। किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। किसके अंदर बनाया है? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनाया है। लेट्स मूव। अच्छा, सीआईसी कॉमन सर्विस सेंटर्स 2.0 स्कीम बनी थी, कब बनी? 2005 में बनाई। इसका क्या एम है कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं,
अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पे एटलीस्ट एक कॉमन सर्विस सेंटर तो होना चाहिए। क्या एम है? टू कंसोलिडेट सर्विस डिलीवरी, तो सर्विस डिलीवरी करनी है। उसके बाद संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान, तो ये अभियान जो है ये एक 3 मंथ की कैंपेन है। संपूर्णता अभियान एक 3 मंथ की कैंपेन है। किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने लॉन्च की है। ठीक है, किसने लॉन्च की है? नीति आयोग ने लॉन्च की है। क्या इसका एम है, इसने क्या अचीव करना है कि जो 6 इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर और जो 6 इंडिकेटर्स हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर, उन सबको हमने अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार पढ़ लेते हैं। नीति आयोग लॉन्च द संपूर्णता अभियान विच इज अ 3 मंथ कैंपेन टू अचीव saturation of 6 key indicators in aspirational districts and 6 key indicator in aspirational blocks। तो हम ये देखेंगे ये क्या होते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया था। किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। ठीक है, क्या एम था कि हमने क्विकली और इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना है 112 डिस्ट्रिक्ट्स को। ऑब्वियसली अब मतलब समझ ही गए कि अच्छी सर्विस डिलीवरी करनी है, डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो इसका फोकस जो था वो 5 थीम्स पे था। किस पे? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन जगह पे इन्हें काम करने थे। वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में लॉन्च किया था, ये 2018 में किया है। नीति आयोग ने ही इसको लॉन्च किया है। ये इसने इन टोटल जो है 500 ब्लॉक्स जो हैं वो कवर करने हैं। इसके 5 थीम्स ये लिखें, देख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ से। अब वहाँ पे ऊपर बताया था कि हमने 6 इंडिकेटर्स जो है उसको अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें ये जो है 6 इंडिकेटर्स जो हैं वो ये हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, बाकी मैंने 6 जो है वो यहाँ पे भी डाल दिए। थैंक यू सो मच। लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। कल आपका आएगा पॉलिटिकल लास्ट लेक्चर, उसके बाद आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश यही करेंगे कि एक हफ्ता पहले ख़त्म हो जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।